हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेड एजुकेशन। कैसे चल रहा है प्रिपरेशन भाई? झारखंड सीजीएल 2022 का आज से फिर मैं पेपर 3 को डिस्कस कर रहा हूं और आज का क्वेश्चन हमारा है जनरल साइंस क्वेश्चन। जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन 150 में से जनरल साइंस से आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से इसको आराम से उठाया जा सकता है। आप लोग लेक्चर को अच्छा से रिवाइज कीजिए, ओके। और बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएगा, कहीं से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में जाइए, अपना टॉपिक चुनिए और एक से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस है। और मैं अब आपके वीडियो में बताना मतलब पार्टिकुलरली ये मेंशन नहीं करता हूँ कि वीडियो जो है से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कोई आपका सीजीएल का एग्जाम है, बट जनरली सारा का कॉम्बिनेशन आपको एक जगह मिल जाता है, ठीक है। उतना सारा फालतू के फोकस करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मैं कोशिश यही करता हूँ कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए, फालतू की बातों में टाइम न व्यर्थ किया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3। और आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे क्विज चल रहा है, ओके। जेएसएससी सीजीएल 2022 का मैं क्विज वहाँ पे डाल रहा हूँ, डेली क्वेश्चन डालता हूँ और द हिंदू का एक एडिटोरियल जो होता है उसको भी पोस्ट कर रहा हूँ। आप लोग उसको रीडिंग कीजिए, पैसेज बनाने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है, हर एक पर्सन का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ और सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। और देखिए, एक पर्सन बोल रहे थे कि हमको हिंदी से प्रॉब्लम है तो किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आज से जनरल साइंस का पेपर आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो चलिए एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइकस में परागन किसके द्वारा होता है? फाइकस एक तरह का प्लांट है, तो आपको बताना है परागन यानी कि पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो किसके चलते किससे होता है बताना है। जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, चिड़िया के द्वारा। जो इंग्लिश वाले हैं समझ लीजिएगा, पोलिनेशन जो है फाइकस में किसके द्वारा होता है? वाटर, इंसेक्ट्स, एयर या बर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंसेक्ट्स यानी कि बर्ड्स के द्वारा आपका जो है से फाइकस में परागन होता है। परागन को पोलिनेशन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। होता क्या है परागन, समझिए आप लोग यहाँ से समझिए। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पे देखिए फाइकस एक प्लांट है, आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का प्लांट होता है। तो एक तरह का फाइकस है, तो इसमें परागन आखिर होता क्या है? देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए एंथर एक तरह का कहिएगा ना, जिस तरह से ह्यूमन में आपका जो क्या बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं स्पर्म होता है, तो उसी तरह से इन लोग में क्या होता है? इन लोग में जो है से पोलन ग्रेन्स होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। तो उसी तरह से एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के पास चला जाता है। कहाँ पे? एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पर चला जाता है पोलन ग्रेन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जो बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पोलिनेशन यानी कि निषेचन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर एक फ्लावर का एक यहाँ पे लिया गया है पार्ट, अब इसको सारा पार्ट क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। सबसे पहले बात यही रहता है कि स्टेमेन जो है उसमें दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, जो कि मेल पार्ट होता है। याद रखिएगा, एस जो से है एंथर और फिलामेंट मिलकर स्टेमेन बनता है, यह मेल पार्ट है। जो पिस्टिल आप देख रहे हैं इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ठीक है। तो इस फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल, ओके। तो इसको याद रखिएगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इस सब क्या होता है थोड़ा समझिएगा, इरेज करता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, यहाँ से जब पोलन ग्रेन यहाँ से चला स्टिग्मा के पास चला, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स यहाँ से स्टाइल से होते हुए, स्टाइल जो लॉन्ग ट्यूब है उसको स्टाइल बोलते हैं, ट्यूब होते हुए यहाँ पे ओवरी के पास पहुंचा। ओवरी के पास जो ओव्यूल था उसका यहाँ पे क्या हुआ? पूरा निषेचन हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ निषेचन हुआ। अब यह जो है अंडाशय जो है जिसको ओवरी बोलते हैं, फल के रूप में यानी कि फ्रूट्स जाके बनेगा। बात समझ में आ गया? और अंडाशय से जो बनता है उसी को हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और जो अंडाशय से नहीं बनता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एप्पल एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। समझ चुके होंगे एंथर स्टिग्मा, टेंशन ज़्यादा तो नहीं होगा। बाकी सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्या क्या इसमें है। स्टेमेन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंथर पूछ सकते हैं, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है से कौन कौन पार्ट है, समझ गए। लॉन्ग ट्यूब्स जिसे होकर जो परागन है, परागकण होता है ना, जो मैं बोला पोलन ग्रेन्स, उसका हिंदी होता है परागकण। तो इसी से होकर जाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ओवरी तो बच जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे पोलिनेशन होता है, उसके बाद वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ से होता है प्लांट्स वगैरह में, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आपका आंसर हो गया कीट के द्वारा। कीट के द्वारा यह काम किया जाता है। कीट आखिर करता क्या है, बात समझिए। कीट जब यहाँ से जब जाता है ना, तो यहाँ से जब उछल कूद करता है तो इस पर उसके पैर में ऐसे पराग करना फंस जाता है। जब यहाँ जाता है तो फिर यहाँ से चला जाता है अंदर में। बात समझ गए? तो कीट वगैरह जो है पोलिनेशन वगैरह करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। वर्षा वगैरह भी होता है, लेकिन इसमें जो है जनरली इसमें नहीं होता है। तो इस तरह के जो आप लोग देख लिए ना, पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? कीट का होता, कीट में होता, कीट के द्वारा होता है फाइकस नाम का प्लांट में, ठीक है।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइकस बेंथालिसिस। फाइकस बेंथालिसिस जो नाम है फाइकस बेंथालिसिस, वो बरगद का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं, इंडिया का नेशनल ट्री है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किसको शाकाहारी कहलाते हैं, बताइए। खाद्य श्रृंखला यानी कि जो आप फूड चेन देखते हैं उसमें हर्बीवोरस को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा। जनरली शाकाहारी देख के आप लोग आराम से जो है से प्राथमिक उत्पादक जो है से मार्क मत चले आइएगा। प्राथमिक उत्पादक जो होता है प्लांट होता है, और उन लोग खाने का काम नहीं करता है, ठीक है, उन लोग का अपना खुद का भोजन होता है, खाने का काम दूसरा कोई करता है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होगा? उत्पादक को मत मारिएगा, जो शाकाहारी खाने वाला काम होता है उपभोक्ता होता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर आपका आंसर हो जाएगा। हर्बीवोरस जो होता है, हर्बीवोरस मतलब जो हरा भरा चीज खाता है, साग सब्जी, ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, तो वह होता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो क्या करता है? शाकाहारी कहलाता है। अब थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे, जैसे समझिएगा, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया जिसको प्रोड्यूसर आप लोग बोलते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स होता है। क्या होता है? तो इन लोग प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर नहीं होता है। खाना पीना बना के रख देता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। जैसे मम्मी पहले बना देती है, उसके बाद आप लोग खाते हैं ना, तो उसी प्रकार से वो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और आप लोग उसके बाद कंज्यूम कर जाते हैं, टूट पड़ते हैं उस पर। तो यहाँ से प्लांट खाना बनाया, उसके बाद उसको जो फर्स्ट जो देख रहे होंगे, जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। क्या आ जाता है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाता है, जो कि हर्बीवोरस आता है। देख रहे हैं, हर्बीवोरस मतलब हरा भरा चीज खाने वाला। तो यहाँ पे एक तिलचट्टा दिख रहा होगा, एक रैबिट दिख रहा होगा, इन लोग का घास खाता है, ठीक है, और रैबिट का फेवरेट फूड पता है ना, गाजर होता है। उसके बाद देखिएगा कि तिलचट्टा वगैरह को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, और सांप वगैरह को गिद्ध वगैरह लेकर उड़ जाएगा। तो इस तरह से आहार श्रृंखला चलता है। बात समझ में आता है ना? फूड चेन मतलब प्लांट को कौन खाया? तिलचट्टा खाया, तिलचट्टा को मेंढक खाया, मेंढक को कौन खाया? और सांप खाया, सांप को ईगल लेकर उड़ गया, ठीक है। तो इस तरह चीज होता है, तो समझ जाइएगा इसको अच्छा से। तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका आंसर था। क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आता है, फर्स्ट में नहीं आता है। फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स आता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ओके। थर्ड ट्रॉपिक लेवल को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स। और उसके बाद सबसे ऊपर बैठा हुआ एपेक्स प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, ठीक है, वो है आपका वल्चर है, ईगल्स है, लायंस वगैरह है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से देख लीजिएगा ये सब। और ये सारा क्या होता है ना कि बहुत सारा जब फूड चेन मिलता है, यानी एक दूसरे को जब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फूड वेव बोला जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ समझते होंगे आप लोग। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, उसके पहले फिर से आंसर देख लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर आपका आंसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मत मारिएगा, ठीक है। आप लोग को पता है अच्छे से, प्लांट्स वगैरह को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और उन लोग जो होता है फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन को बनाता है, ठीक है। बाकी प्लांट्स वगैरह के बारे में एक चीज़ आएगा तो वहाँ पे और डिस्कस करेंगे। तो समझ चुके हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 10% लो। क्या आता है? 10% लो क्या होता है? बात समझिए जरा। 10% लो कहता है कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि मैं कुछ खाया, ठीक है, तो उससे हमको 100 जूल एनर्जी मिला। कितना मिला? 100 जूल। तो आगे मान लेते हैं कि हमको शेर खा गया। कितना खा गया? शेर खा गया। तो वो जो शेर है उसको इसका 10% एनर्जी मिलेगा। तो 100 का 10% कितना आएगा? तो 10 जूल। कितना आएगा? 10 जूल। तो यही 10% लो है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। 10% एनर्जी ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे कि अभी प्लांट है ना, ठीक है, तो यहाँ से कोई प्लांट को खाएगा तो इसका क्या होगा? 10% एनर्जी इसका मिलेगा, ठीक है। 1000 अगर जूल है तो इसको कितना मिलेगा? 100। उसके बाद इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 1 हो जाएगा। तो आगे जाते जाते जो है से क्या हो जाता है, से एनर्जी का लो एकदम लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो यही समझ जाइएगा। और बाकी सारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स मतलब समझते हो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सारे जितने लेवल के जीव हैं उनको खत्म कर देता है, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा जो होता है मिट्टी में, ठीक है, डिकम्पोजर्स कीटाणु होते हैं, वो सारे क्या करते हैं? बहुत सारे जो है से सड़े गले चीज़ों को खा पी कर उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, तो डिकम्पोजर्स होता है, ठीक है। समझ चुके हैं ना अच्छे से? 10% लो भी समझ में आ चुका है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 चुंबकीय बल रेखा है, जो कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, वही क्वेश्चन है। आप लोग के साथ धोखा नहीं करूंगा मैं, जो दिखेगा वो दिखेगा, ठीक है। जो 2 चुंबकीय बल रेखा है, कहने का मतलब है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है, इंटरसेक्ट कब करता है? कभी कभी, ठीक है, जब उन लोग का मन होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट करता है, चुंबक की स्थिति के अनुसार, यानी कि जब पोजीशंस का चेंज कर दीजिएगा तब, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार, या कभी भी नहीं करता है, कब करता है? तो इसका आंसर होगा 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी जो है से क्या करता है?
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्यों नहीं करता है पहले तो याद रखिएगा। चुंबकीय जो क्या बोलते हैं बल होता है, ठीक है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइन्स होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को हम लोग जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, आप लोग को अगर पता होगा, ठीक है, 10th अगर 12 पढ़े हैं तो इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, और एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होता है। गाउस इसका एक सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सुने हैं ना, तो वही इसका सीजीएस यूनिट होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। तो इसको याद रखिएगा। तो कभी भी नहीं कट करता है। कभी क्यों नहीं करता है भाई, कट कर देगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा। तो देखिए तूफान जरूर आएगा। अगर इन लोग दोनों कट कर लिया, मान लेते हैं कि यहाँ समझ कीजिए कि इन लोग कट कर लिया, तो आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो यहाँ पे करेगा तो एक तरह से डायरेक्शन, एक फील्ड इधर जाएगा, डायरेक्शन जब हम लोग लगाएंगे टेंजेंट का डायरेक्शन में, मैग्नेटिक जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन टेंजेंट में होता है, ठीक है। तो क्योंकि इन लोग सर्कुलर पाथ पे होता है तो टेंजेंट डायरेक्शन में लगाएगा, एक यहाँ पे एक इधर भी चला जाएगा आपका, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। तो जब इधर टेंजेंट और इधर टेंजेंट चला जाएगा तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन मिल जाएगा। तो कैसे पॉसिबल है भाई, एक इंसान अभी भी यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सब गड़बड़ सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग कटवट नहीं करता है, ठीक है, बोलता है कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, ठीक है, कहीं से और से कट करवा लो। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं यानी कि चुंबकीय रेखाएं होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो फोर्स होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आप लोग बोल सकते हैं, वो पोल के निकट सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है से कम होते जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए अब मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि लोहा है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकेल है, तो ये सब कुछ सब्सटेंस हम लोग चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चुंबकीय पदार्थ है यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो परमानेंट मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो स्टील यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं। कुछ देर के लिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा ना तब तक जो है से वो मैग्नेट जैसा काम करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है से क्या होगा, उसको छोड़ देगा। जैसे देखा होगा ना कि बहुत सारा जब गाड़ी वगैरह कहीं पलट जाता है तो एक चुंबक उसको पकड़ के लाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, यही सॉफ्ट आयरन से बना हुआ, ठीक है। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट को उसमें सटा दीजिएगा भाई तो खींचते रहिएगा, क्या से खींचिएगा, निकलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है तो हम लोग एडवांस काम करते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा आप लोग से कि कभी भी जो मैग्नेट होता है इसको पोल को अलग नहीं किया जा सकता है ना, पोल को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ से बीच में काट दीजिएगा तो ये नॉर्थ पोल है तो ये अपने आप साउथ बन जाएगा, इसके पास साउथ था तो इधर नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेट को अगर सीधा सीधा लटका दीजिएगा तो हमेशा जो है से क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में लटक जाएगा, पता है ना आपको। चलिए, तो ये सारा कुछ चीज़ें था। और क्या, मैग्नेट को हीट करके बीट करके, ठीक है, और इसको मैग्नेटिज्म को खत्म कर सकते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक पावर है उसको खत्म किया जा सकता है। आई होप कि बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा इसमें से मैग्नेट से रिलेटेड। असाइनमेंट टेस्ला याद रखिएगा। लोहे में जंग लगने के बाद इसका भार क्या होता है, ठीक है, भार क्या होता है बताइए, बढ़ता है घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। इंक्रीज आफ्टर रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेज डिक्रीजेज, सम टाइम इंक्रीजेज और सम टाइम डिक्रीजेज, या नो चेंज टेक्स प्लेस। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इसमें बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि अगर रस्टिंग हो जाएगा तो उसका आयरन का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वो वैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए। रस्टिंग ऑफ आयरन एक टर्म होता है कोरोजन, सुने हैं, CORROSION। एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन का मतलब जंग लगना होता है, ठीक है, संक्षारण होता है, सॉरी संक्षारण होता है। लेकिन लोहा में जो संक्षारण होता है उसका स्पेशल नाम है रस्टिंग। तो लोहा में जो क्या बोलते हैं जंग लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि कभी भी आयरन वगैरह जो होता है से जब रस्टिंग होता है तो लोहे की वस्तुएं मतलब ऑक्सीजन यानी कि लेता है आपसे क्या, हवा, ठीक है, और उसके बाद वाटर का कुछ पार्टिकल्स लेता है, ठीक है, कण, ठीक है, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो उसके बाद ऐसे रस्ट बनाता है। क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, रस्ट। तो इसको याद रखिएगा, यही रस्ट है आपका। तो इसका फार्मूला रस्ट का Fe2O3 X H2 है। X वाटर का मोलिकुल लेता है, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन वगैरह मॉइस्चर वगैरह सब लेके और इसमें जंग लगा ले रहा है, ठीक है, यह लोहा, ठीक है। तो यही होता है Fe2O3। इसको नाम है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यह है रस्ट। रस्ट ब्राउन कलर का होता है, याद रखिएगा, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है।
बाकी कुछ कुछ और मैं रस्टिंग के बारे में बात कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर आया है तो। सिल्वर देखे होंगे, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग चढ़ जाता है, ठीक है, और कॉपर का वस्तुओं में ग्रीन कलर चढ़ जाता है, ये भी एक रस्टिंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कलर थोड़ा सा याद रखिएगा। सिल्वर में मतलब सिल्वर में क्या होता है, ब्लैक, और कॉपर में ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। और सिल्वर में जो जंग लगता है उसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। चलिए, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूं तो ये क्या हो गया, लोहा में अगर जंग लग जाए तो उसका वेट जो है से वेट इंक्रीज कर जाएगा। एक टर्म आप लोग के लिए और इंक्रीज कर बताता हूं, मास और वेट में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस होता है, ठीक है, और वेट जो होता है एक तरह का फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, जो मतलब फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अर्थ जिस फोर्स से किसी को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग वेट। तो मास को तो एम से डिनोट करते हैं, लेकिन वेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। एक डब्ल्यू जो है वेट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। वेट जो होता है प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, मास जो है प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो सकता है। चंद्रमा पर जो है जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ का ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है, यानी कि अगर 10 न्यूटन का 16 न्यूटन का कोई प्राणी यहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ जाकर 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक। कोई भी चीज़ पढ़िए, कोई भी वर्ड्स आता है क्लियर करते चलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 1/6 यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन फोर्स का यूनिट है। ये देख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ओजोन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ओजोन कैसे बना था मैं लास्ट बार भी आपको बताया था, फिर से बताता हूँ इंटरेस्टिंग वे में। ओजोन वायुमंडल के किस परत में आता है, उससे पहले जानेंगे कि ओजोन बनता कैसे है। मैं सबसे पहले बताया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरता है तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, और यही बेचारा जब एक नवजात ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक जो O3 नाम का कंपाउंड बनता है, यही आपका ओजोन है। क्या है, यही आपका ओजोन है, ओके। ओजोन करता क्या है, ओजोन जब बन जाता है तो यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर नहीं आने देता है। क्यों भाई, क्योंकि बोलता है कि भाई तुम वहाँ जाके सबका हेल्थ खराब करोगे, ठीक है, सबका पैसा बर्बाद कराओगे, इतने गरीब लोग हैं भारत में, कैसे चलेगा ऐसे। तो बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, लोग तो बहुत समझते नहीं हैं, इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरा उसमें कोई गलती नहीं है, मैं कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा। तो अल्ट्रावायलेट रे जाता है CFC के पास, किसके पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलता है कि ठीक है भाई, जो लोग जो है AC और जो रेफ्रिजरेटर चला रहा है ना, उससे जो है हम निकलेंगे, और इसके बाद जो है हम ओजोन को डिप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, क्लोरीन का एक कंपाउंड होता है, वो AC और एयर कंडीशनर वगैरह जो नाम सुने होंगे या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उससे निकलता है आपका क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वही ओजोन गैस को क्या करता है, ओजोन गैस को क्षय कर देता है, और फिर से ओजोन गैस जब क्षय हो जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रे जो है आराम से अर्थ में दौड़ते दौड़ते आएगा, ठीक है। और अगर किसी के स्किन पर पड़ गया तो वहाँ का सेल जो है इस डैमेज हो जाएगा, यानी कि स्किन कैंसर हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो ये सारा पूरा फंक्शन था, सारा चीज़ के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ओजोन जो है वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन इज फाउंड। देखिए, मेसोस्फीयर, मीसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो देख लिया आपने, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर लगाइएगा, ठीक है। देखिए लोगों को जरा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रेटोस्फीयर लगाएं कि ट्रोपोस्फीयर लगाएं। देखिए जनरली मैं लास्ट वीडियो में बात किया था कि देखिएगा कि यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो इसीलिए ओजोन का आपका जो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो इसको कन्फ्यूजन आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए। जितना भी वायुमंडलीय संबंध यानी कि वर्षा तूफान वगैरह होता है वो सब ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। उल्का पिंड का विनाश जो होता है मेसोस्फीयर में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैमरा लाइन इसको बोला जाता है, जो ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच का जो लाइन है उसको कैमरा लाइन बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारा संचार उपग्रह होता है, और बाहर में जब देखिएगा इधर सारा में, ठीक है, इस रीजन में, तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना है कैमरा लाइन के बारे में। थर्मोस्फीयर आप लोग देख लिया, स्ट्रेटोस्फीयर सबसे निचला परत हो गया, ट्रोपोस्फीयर सबसे आगे हो गया एक्सोस्फीयर, ठीक है। टेक सम मिल्क देन एग, याद रखिएगा इसको, टेक सम मिल्क देन एग याद रखिएगा। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, थर्मो एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो समझ चुके होंगे। थर्मोस्फीयर लगभग 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में सारा चीज़ आ चुका होगा, ओके। चलिए, एरोप्लेन वगैरह जो देखिए क्वेश्चन एक पूछता है कि एरोप्लेन वगैरह जो है वायुमंडल में कहाँ पे उड़ता है, बताइएगा जरा क्वेश्चन। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है बट आप लोग थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि एरोप्लेन जो है हमारा एटमॉस्फेयर में कहाँ पे उड़ता है। तो फॉर द टाइम बीइंग योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर, आंसर इज
स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर आपका आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है आपका, वह कौन सी बीमारी है जो अधिकांश वृत्तिक स्वास्थ्य जोखिम के कारण होता है। इंग्लिश समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर ड्यू टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। बात समझ में आ रहा है, लोग जब बहुत सारा काम वगैरह करते हैं तो उनको एक डिजीज हो जाता है, तो उस डिजीज का नाम आखिर है क्या, बताइए जरा। सिफिलिस होता है, सिनोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है, या पार्किंसंस डिजीज होता है, क्या होता है बताइए जरा। तो देखिए इसका आपका जो आंसर होना चाहिए सिलिकोसिस होना चाहिए। देखिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, सिलिकोसिस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे कि जो सिलिका होता है, सिलिका नाम का सब्सटेंस वगैरह देखे होंगे, तो सिलिका जो होता है ऐसे जनरली बहुत सारा जो रॉक्स वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। तो जब उसका बहुत सारा धूल का कण वगैरह उड़ता है ऊपर में, ठीक है, तो वह जब लोगों के नाक से जो अंदर जाता है तो वहाँ एक बीमारी होता है, एक लंग डिजीज है, ये भी याद रखिएगा। जो सिलिकोसिस है एक लंग डिजीज है, तो जब जाकर वहाँ पे इन्फेक्शन करता है तो लोगों में हमेशा से खांसी वगैरह होने लगता है। तो यही सारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के कारण, यानी कि जो वृत्तिक स्वास्थ्य जोखिम के चलते जो है, तो उन लोग को या सिलिकोसिस डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो खांसने उसने लगेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगेगा, बात समझ में आ रही है। तो इसी को सिलिकोसिस डिजीज कहते हैं, बात समझ में आ गया। सिलिका के चलते मेन रूप से होता है, एएसआई सिलिका, ठीक है, सिलिकन, तो सिलिकन से है सिलिका बना हुआ, ठीक है, समझ गए। और बाकी सारे वर्ड्स को क्लियर करता हूँ। एक सिफिलिस होता है, तो सिफिलिस देखिए एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एसटीडी है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सिफिलिस के साथ एक गोनोरिया भी याद रखिएगा, गोनोरिया और सिफिलिस जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब एक तरह का एचआईवी जो है वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मतलब फैलता है ऐसे, ऐसे तो ऐसे बहुत तरह से फैल सकता है। एचआईवी भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में एचआईवी हो गया, गोनोरिया हो गया और एक सिफिलिस हो गया। तीन चीज को याद रखिएगा, सेक्सुअल से होता है, ठीक है। एचआईवी आपका इम्यून सिस्टम को बर्बाद करता है। एक आता है आपका सिनोसिस, तो डिस्कस यहाँ करूँगा नहीं। पार्किंसन डिजीज के बारे में बता देता हूँ। पार्किंसन डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो कि लोगों में कपकपी टाइप का होने लगता है, ठीक है। तो देखिएगा कि लोग हैं ऐसे कांपने लग रहे हैं, तो उस तरह के डिजीज को पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। पूरा मेंटल वगैरह मतलब पूरा हेल्थ खराब हो जाता है पार्किंसन डिजीज में, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम आप लोग समझ में आ चुका होगा। सिफिलिस वगैरह सारा बता दिया मैं, और इसके बाद डिस्कस कर दिया। सिलिकोसिस समझ में आ चुका होगा, सिलिका के बारे में याद रखिएगा। चलिए, और एक सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 एक तरह का उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखिएगा, इसको भूलेगा नहीं। उभयधर्मी ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 है। उभयधर्मी समझते हैं ना, जो आपका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु से नहीं फैलता है, कहने मतलब हवा से नहीं फैलता है, बात समझ में आ रहा है। टीबी, चेचक, खसरा या हेपेटाइटिस बी, यानी कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कौन नहीं फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में टीबी को बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को। चिकन पॉक्स, मीजल्स या हेपेटाइटिस बी, तो बताइए जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए हेपेटाइटिस बी। क्या होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो है से फैलता नहीं है, ये एक तरह से समझिएगा शुगर वाला पेशेंट, समझा ना, तो वही शुगर का पेशेंट को हेपेटाइटिस वाला बोला जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है से आपका जिसमें है उसी में रहेगा, हवा से नहीं फैलेगा। लगभग टीबी है, चेचक है, खसरा है, सब जो है से फैल सकता है इधर से उधर, ठीक है। तो चलिए यही सारा है। आप लोग अब क्वेश्चन बताइए हमको, चिकन पॉक्स का टीका कौन विकसित किए थे, ट्यूबरक्लोसिस का टीका कौन विकसित किए थे, ये सारा बताइए। मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और दो टीका याद रखिएगा, डीपीटी और एक बताया था आपका ना, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डीपीटी का टीका दिया जाता है। अब एक बीसीजी का दिया जाता है, यही टीबी के लिए, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये सब याद रखना चाहिए, भूलना नहीं है, बार बार मैं तो बता रहा हूँ आपको। टीबी है से आपका लंग को प्रभावित करता है, ठीक है, टीबी है से लंग को प्रभावित करता है। चीचक वगैरह देखे होंगे बॉडी में निकल जाता है, और खसरा वगैरह भी स्किन को प्रभावित करता है। ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है से भारत में सबसे ज़्यादा लोगों को है, ठीक है। लगभग 27% पूरा वर्ल्ड का जो टीबी पेशेंट है भारत में ही है, ठीक है। तो दरअसल ख्याल रखिए अपना। चलिए, तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका हेपेटाइटिस बी हो गया ना। फैलेगा नहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन में, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा नहीं फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृग मरीचिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मृग मरीचिका को अंग्रेजी में माइरेज बोलते हैं। तो उसका क्यों बनता है बताइएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइरेज जो है से क्यों होता है, किससे होता है, रिफ्लेक्शन से होता है जिसको परावर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन से होता है, या अपवर्तन के चलते होता है, डिफ्यूजन के चलते होता है, विसरण जिसको आप बोलते हैं, या ओस्मोसिस के चलते यानी कि फैलाव के चलते होता है। बात समझ में आ गया। तो किससे होता है, तो अगर थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे, माइरेज वगैरह तो 10th में तो नहीं है, 12th क्लास में जब पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में। तो वहाँ पे होता क्या है कि समझिए, जब गर्मी के दिनों में होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट का बहुत सारा जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत लेयर होता है, ठीक है। तो जब इस पर सन रे पड़ता है तो यहाँ के हवा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद होता क्या है कि ऊपर उठ जाता है। पता है ना, कोई चीज़ गर्म होता है तो हवा ऊपर उठ जाता है।
तो यहाँ जो है एक रेयर मीडियम बन जाता है, रेयर मीडियम बन जाता है। तो जब लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में बढ़ता है ना, क्या होता है, रेयर में डेंसर मीडियम से बढ़ता जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तब यहाँ से इस तरह का जो फिनोमेना देख रहे हैं माइरेज टाइप का बनता है। ठीक है, एक तरह का इल्यूजन हो जाता है। तो ये जो होता है आपका देख रहे होंगे वो जो है अपवर्तन के चलते होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन के चलते। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्या, कन्फ्यूजन नहीं होना है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, बात समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्शन के चलते यह माइलेज आपको देखने को मिलता है। आखिर माइलेज में होता क्या है, ठीक है, इसको ऐसे ही बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते भी माइलेज होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। चलिए, अब मृग मरीचिका क्यों बोलते हैं जानते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके जो है से अंदर का स्टोरी जो है से बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके पढ़ी, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। ठीक है, क्यों इतना वीडियो को लॉन्ग करूँ, मतलब जो टाइम की चीज़ें, काम की चीज़ें नहीं है उसको। देखिए मैरिज में होता क्या है, यही सारा फिनोमेना होता है। अधिकतर या गर्मी के दिनों में होता है। देखें कि गाड़ी अगर कोई जा रहा है, रोड पर पानी है, क्या होता है, रोड पर पानी है और रोड आगे वहाँ जाते हैं तो पानी रहता ही नहीं है। तो इस तरह का जो घटना देखने को मिलता है वही जो है से क्या होता है आपका जो है से माइरेज कहलाता है। ठीक है, मृग मरीचिका। कस्तूरी कुंडल मृग वैसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ठीक है, तो समझ चुके हैं ना। तो वाला भी एक इंपॉर्टेंट हमको याद आ गया श्लोक, तो इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बाकी सारे कुछ टर्म्स बहुत सारे आए हैं, सबको डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, यहाँ से क्वेश्चन बन के जरूर निकल के आएगा। जनरली आप लोग देखे होंगे परावर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लैक्शन बोलते हैं, वह जनरली मिरर में देखने को मिलता है। किसमें, मिरर में देखने को मिलता है ना रिफ्लैक्शन। रिफ्लेक्शन में होता क्या है, लाइट एक मिरर पे गिरता है और वहीं से उसी माध्यम में चला आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे रिफ्लेक्शन जो है से 3 तरह के मिरर में देखने को मिलेगा। एक होता है कनकेव, एक हो जाएगा कन्वेक्स, ठीक है, अब एक हो जाएगा प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर में देखिए थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि दाढ़ी बनाने के लिए सोलर कुकर, सोलर भट्टी में, ठीक है, और जो है से गाड़ी के हेडलाइट के रूप में आप लोग कनकेव यानी कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर का यूज जो है से साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी कन्वेक्स का यूज किया सकता है। प्लेन मिरर का यूज हम लोग सोलर कुकर वगैरह में करते हैं और ड्रेसिंग मिरर में यूज में करते हैं। अब जनरली सैलून वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है, या बोल सकते हैं या फोकस बोल सकते हैं, वह इनफाइनाइट पर होता है। ठीक है, वक्रता जो केंद्र होता है वह इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है, जो उसका कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेन मिरर का याद रखिएगा। ठीक है, प्लेन मिरर पे एक और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे और डिस्कस करूंगा। फॉर द टाइमिंग इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और आप लोग को लाइट के बारे में बता दे रहा हूँ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो वहाँ पे हर एक चीज़ कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसका जो है से देखिएगा कि जो लाइट वगैरह है वह जनरली कोई चीज़ चेंज नहीं होता है मीडियम में, अलग अलग मीडियम में, मतलब सॉरी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका हर एक चीज़ चेंज होता है, जैसे कि वेवलेंथ हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है लाइट का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी पता है ना, बताया था ना कि भूल गए, भूलना नहीं है, फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और स्पीड ऑफ लाइट तो मैं बार बताता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड बता दिया था ना, 332 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है साउंड, बताया था ना, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, और लाइट तो कहना ही नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाएगा, वैक्यूम से ही पास हो जाता है। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ जो बताया वो आपके एग्जाम के लिए लुक्रेटिव हो सकता है, तो सुनते चलिए, बाकी देख लीजिएगा माइलेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पानी में वस्तुओं का तैरना किस नियम पर आधारित है, यानी कि फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो किस प्रिंसिपल पे अब है बताइए। गति का तीसरा नियम, हुक का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फैराडे का नियम। तो देखिए जो फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, पानी वगैरह में डालने पर, तो वो जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। पढ़े आप लोग, जब किसी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। बात समझ में आ गया। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से समझिए,
कि कोई अगर लिक्विड है, ठीक है, उसमें अगर कोई चीज़ जितना डालते हैं तो अपने ही भार के बराबर जो है से पानी को डिस्प्लेस करता है, तो उतना ही भार के बराबर जब कोई चीज़ को डिस्प्लेस करता है तो इसी तरह से वह फ्लोट करता है। तो यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। और जब कोई आप मोटर वगैरह लगा देते हैं तो शिप आगे बढ़ने लगता है, ऐसे तो फ्लोट कर रहा है तो आगे थोड़ी बढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग मोटर लगा देते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस यह आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है। बाकी बहुत सारा चीज़ जो होता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर आधारित है, जैसे लैक्टोमीटर है, ठीक है, जो दूध की शुद्धता मापता है, लैक्टोमीटर वगैरह है। बहुत सारा पनडुब्बी वगैरह होता है, उसको डिजाइन करने में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गति का तीसरा नियम क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत में बराबर प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो ये होता है गति का थर्ड नियम, ठीक है। और गति का टोटल 3 नियम है, बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है, जड़त्व का नियम, ठीक है। और सेकेंड लॉ का आप लोग पता होगा, एफ इज इक्वल टू मा होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मा, ठीक है, यही पी इज इक्वल टू एम बी से निकल के आता है, ठीक है। तो यह देखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया, जितना तेजी से मारिएगा उतना ही तेजी से आपको चोट लगेगा, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिया गया था, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, तो इतना सारा क्लियर हो गया। और हुक का नियम क्या होता है? हुक का नियम देखिए स्प्रिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जितना ही ज़्यादा इसको खींचेगा स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा, ठीक है, ये हुक का नियम है, ठीक है। दूसरा था आर्किमिडीज हो गया। फैराडे का नियम देखिए, फैराडे जो है से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, क्या दिए थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या होता है? जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, अगर इधर इसकी चारों तरफ अगर मतलब एक कॉइल है, एक मैग्नेट की तरफ घुमा दीजिएगा, इसको घुमाइएगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये फैराडे का नियम था, ठीक है। चलिए, ऐसे फैराड जो होता है ऐसे कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ठीक है। चलिए, तो समझ चुके सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम ही बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप किस क्लियर हो गया होगा। आंसर आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होगा। आर्किमिडीज बहुत इंपॉर्टेंट थे, कहाँ के थे? जो है से ग्रीक के थे ना, ग्रीक मतलब यूनान, जहाँ पे फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ था। और इनका एक इंपॉर्टेंट टर्म भी कभी पूछा था, यूरेका। ये यूरेका चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गए थे, तो यूरेका मतलब होता है मैंने पा लिया हूँ, पा लिया है, ग्रीक लैंग्वेज में होता है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, निम्न में से कौन सा अपवर्तन के कारण नहीं होता है? फिर से आ गया अपवर्तन, क्या होता है? अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना डज नॉट अकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन लेंस में होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंस वगैरह जो होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास करता है तब वहाँ पे अपवर्तन आता है, ठीक है। तो क्या अपवर्तन चलता नहीं होता है? तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिरिक मरीचिका, माइरेस, पार्श्व उत्क्रमण जिसको लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं, या प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नमन होना, क्या क्या होता है? ऐसे तो क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो इसको बस नमन होना ऐसे बस आंसर नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए था कि जब जाने पर मुड़ना, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए था। बट क्वेश्चन यही था तो मैं इसको एज इट इज उठा लिया, जैसा था वैसा ही चेंज नहीं किया, बट ऐसे होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो बाकी इसका आंसर देखिए, जो कौन सा जो है अपवर्तन के कारण नहीं होता, उसका आंसर आपका सी हो गया। पार्श्व जो उत्क्रमण है जिसको आप लोग लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं, ठीक है, वह जो है से रिफ्रैक्शन के चलते नहीं होता है, वह जो है से रिफ्लेक्शन के चलते होता है। किसके चलते होता है? रिफ्लेक्शन के चलते होता है। अब समझते हैं, आप लोग जब 10th क्लास में थे, पढ़ा था ध्यान से, आप लोग को जब सर जी पढ़ा रहे थे आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो उसमें बताए थे कि इसमें बायां हाथ दायां और दायां हाथ बायां दिखता है, तो इसी को लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। देखिए कि एक तरह का यह प्राणी यहाँ पे खड़ा है और आपका दाहिना हाथ उठाया है, देखिए यहाँ से, लेकिन उधर से वाला लग रहा है ना कि प्राणी जो इसका इमेज बना है, ठीक है, वो जो है अपना बायां हाथ दिखा रहा है, तो इसी को लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड जो होता है ऐसे राइट हैंड दिखता है, और राइट हैंड जो होता है ऐसे लेफ्ट हैंड दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्सल, यानी कि पार्श्व उत्क्रमण। तो पार्श्व उत्क्रमण जो होता है ऐसे लाइट के परावर्तन के सिद्धांत यानी कि रिफ्लैक्शन पे बेस्ड होता है, रिफ्रैक्शन पे नहीं होता है। तो समझ में आ चुका है। प्लेन मिरर का बाद में बताता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे होता है, याद रखिएगा। और प्लेन मिरर में जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पे है ना, तो उसके अंदर जो है इमेज 2 मीटर बनता है। तो ये पूछता है कभी कभी कि अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूरी पर रखा गया है स्क्रीन से, तो उसका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो 2 4 मीटर हो गया, उतना ही दूर पर बनता है, ठीक है। और साइज भी बराबर होता है, और हमेशा जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कभी कभी भी पूछा जाता है कि जो हमेशा सीधा इमेज बनाता है और आभासी, तो प्लेन मिरर ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है, और कोई नहीं हो सकता है जो हमेशा आभासी और सीधा बना सकता है। क्या आभासी सीधा और कोई बना सकता है? बना सकता है ना जी। आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स जो मिरर है वो भी बना सकता है आभासी सीधा, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है।
कभी कभी ना टेस्ट भी करता हूँ, उसमें भी बनता है आभासी और सीधा। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में बन जाता है, लेकिन ये हमेशा बनाता है, क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो देखिएगा कि सब में बन जाएगा, लगभग लेंस वगैरह वगैरह में उल्टा पुल्टा सब में बनता है, बट इसमें हमेशा बनता है, ठीक है। उन लोगों में कभी कभार बन सकता है, लेकिन इसमें हमेशा बनता है आभासी और सीधा, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पार्श्वोत्क्रमण आपका आंसर हो गया। बाकी सारे कुछ कुछ घटनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तारों का टिमटिमाना भी जो है से आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते। और बाकी आप लोग देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहाँ पे भी आपका अपवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर बेंड कर जाता है, पता है ना, अभिलंब की ओर बेंड कर जाता है, ठीक है। डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है। तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा देखिएगा, यही है। चलिए, तारों में का लाइट का जो कारण होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि तारा जो है से बहुत ज़्यादा चमकदार है तो किस चीज़ का इंडिकेशन है। तो जो स्टार होता है, स्टार यहाँ लिखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा चमकीला है तो वो बताता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, समझिएगा। और इसमें जो है सर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है ना, फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। देखिए ना, कभी कभी बोलते बोलते ना कभी कभी फ्यूजन ही बोला जाता है, तो कन्फ्यूजन कभी कभी देखिए माइंड में कुछ और रहता है, बोला कुछ जाता है, लेकिन ओरिजिनली इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब सनलाइट, तो यही सारा सन का भी एनर्जी का सोर्स जो है न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो आपका देखे होंगे, एक पोएम है ना, एक बोल सकते हैं पोएम है, तो कौन लिखे थे, जीन और जेन टेलर, ठीक है, दो नाम की बहन थी इंग्लैंड की, वही लिखे थे। समझ चुके हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, इनका हाथ का पार्श्व परिवर्तन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांसपेशियों में थकान के कारण बनने वाला अम्ल कौन है। मांसपेशी समझ रहे हैं ना, मसल्स में व्हिच एसिड इज फाउंड इन मसल्स ड्यू टू टायर्डनेस, थकते हैं तो कौन बन जाता है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल, जब एक पर्सन जब जॉगिंग करने जाता है, ठीक है, जब ये प्राणी जॉगिंग करने जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो यह अब कुछ देर दौड़ने के बाद थक जाता है और बैठ जाता है, बोलता है नहीं हमसे ना हो पाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि वो थक गया है बहुत, ऐसे बोलता है। तो ऐसा हुआ क्या है, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो देखिए इसके सारा जो कंडीशन क्या है, से पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ समझिएगा, स्लाइड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले हम लोग खाते हैं खाना वगैरह, तो उससे ग्लूकोज बनता है, मालूम है ना, तो वहाँ तक प्रोसेस समझ लीजिएगा। उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, क्या होता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से दो काम होता है, एक बार तो इसको ऑक्सीजन मिलता है और एक बार तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, या नहीं वाला है, अब इधर ऑक्सीजन मिलता है। तो जब इसको ऑक्सीजन मिलता है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको आप लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन। और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में बनता होता है, पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और यहाँ से क्या होता है आपका, देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, आप लोग देखिए पायरुवेट का, ऐसे पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद। तो पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, तो एक तरह से होता क्या है, तो एक तरह से इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। दूसरा बार यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सीधे सीधे बोल दिया है नो ऑक्सीजन, ठीक है, 3 कंडीशन होता है, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, ऐसे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। नो ऑक्सीजन होता है, एक पार्शियल ऑक्सीजन होता है। तो समझिएगा, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जब इसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है ना, जैसे कि लैक्टिक सेल्स में लैक्टिक एसिड जब बनता है हमारे मसल्स में, वो क्यों बनता है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है बनता है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा जोर जोर से दौड़ते हैं, समझिएगा, तो ऑक्सीजन का जो डिमांड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो है से सेल उसको सप्लाई नहीं कर पाता है। तो सेल जो है से क्या होता है, जो वहीं पे जो है से जब सप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ से एनर्जी तो उसको मिल रहा है, तो वहाँ पे जो है से जब एनर्जी ठीक से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि अवायवीय श्वसन होता है, जिसके चलते मसल्स यानी सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड जब बनता है तो ये जैसे हमारा मसल्स को थका देता है, तो इसीलिए हम लोग थक जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, समझ गए। और एक तरह से ही हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हो गया। तो इसमें पार्शियल ऑक्सीजन जब होता है ना, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है जो भी बनाया है, एक जो है से जहाँ से मैं इमेज उठाया हूँ, मैं तो बनाया नहीं इसको। उसके बाद जो है से फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन जो होता है ईस्ट में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। और फर्मेंटेशन जब होता है तो वहाँ पे अल्कोहल बनता है, दारू, जिसको इथेनॉल बोलते हैं। बात समझ में आ गया, जो कॉमन पीने वाला अल्कोहल है उसको इथेनॉल बोलते हैं। और कहा जाता है कि इसे फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। ईस्ट नाम का एक जीव आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जो ब्रेड वगैरह में लग जाता है, ठीक है, तो वही फर्मेंटेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्सीजन जब पार्शियल जाता है तब जाके हो ऐसा है आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया ना, आ गया होगा भाई,
चलिए सारा चीज देख लीजिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एरोबिक एनारोबिक याद रखिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। वाईवीए इसको अवायवीय, इसको वायवीय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यही लैक्टिक एसिड होता है। एक और पूछते हैं क्वेश्चन कि जो गठिया वगैरह हो जाता है लोगों को, ठीक है, गठिया वगैरह हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो यही लैक्टिक एसिड चलते ही गठिया रोग होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मैं उस दिन ही बताया था, आज भी बताता रहा हूँ, 66H12O6, यही है ग्लूकोज। ठीक है, चलिए तो ये आंसर क्या हो गया, देखिए किसके चलते मास हो सकता है, तो होता है आपका लैक्टिक एसिड। बाकी सारा अभी चीज मैं डिस्कस करता हूँ। एसिटिक एसिड जो है से आप देख लिए ना, एसिटिक एसिड जो होता है इसका उपयोग हम लोग सिरका यानी कि विनेगर बनाने के लिए यूज करते हैं। सिरका क्या होता है, 5 to 8% जो होता है सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। मैलिक एसिड आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में भी, एप्पल में पाया जाता है। अब एक पूछते हैं टार्टरिक एसिड, वो जो होता है से आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक पूछेंगे आपसे नींबू वगैरह संतरा वगैरह में, तो उन लोग को बोला ही जाता है साइट्रस फ्रूट यानी कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बेंजोइक एसिड का बहुत सारा सोर्स हो सकता है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड जो है जनरली हम लोग अचार वगैरह के प्रतिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। योर आंसर इलेक्ट्रिक एसिड, मांसपेशियों में इलेक्ट्रिक एसिड बन जाता है जिसके चलते थक जाते हैं हम लोग और कहते हैं कि हम नहीं दौड़ेंगे अब। ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा ही पढ़ना है यार। अगर आप जैसे ठीक है, मतलब हमको एक अच्छा बात लगता है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछता है। कोई भी एग्जाम लेता है ना तो क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछता है। एग्जाम तो जल्दी लेगा नहीं, बट लेता है तो अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अभी जेपी से एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम देखे ना, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौली प्रिंसिपल जो है किसके संरक्षण पर आधारित है? किसके संरक्षण पर बताइए? जो है बर्नौली का प्रिंसिपल है किसका संरक्षण बताता है? ऊर्जा यानी कि एनर्जी का, द्रव्यमान यानी कि मास का, प्रेशर यानी कि यही दाब का, और रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम का। तो जो बर्नौली का प्रिंसिपल है वो एनर्जी के कंजर्वेशन पर सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में बात करता है बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है बर्नौली का प्रिंसिपल जो है एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, या प्रेशर वगैरह सब फ्लूइड्स वगैरह में आप लोग देखे होंगे, हाइड्रोमैकेनिक्स वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में। तो यहाँ से क्या होता है कि जब प्रेशर हाई होता है, जब लोअर स्पीड होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई होता है फ्लूइड का। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसको बहने का टेंडेंसी होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फ्लूइड बोलते हैं उसको। ठीक है, द्रव, उसको द्रव बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं? बताइए जरा क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन है क्या? द्रव में जाकर सर्च कीजिएगा। तो इसको फ्लूइड में जब क्या होता है कि जब स्पीड जब लो होता है, ठीक है, स्पीड लो होता है किसी फ्लूइड का, तो प्रेशर वहाँ पे हाई होता है। अब देखिए यहाँ पे जब हाई स्पीड, जब यहाँ पे प्रेशर लो होगा तो स्पीड इसका हाई हो जाएगा। तो यही बर्नौली का प्रिंसिपल बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पूछेंगे नहीं, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं बताया हूँ कि बर्नौली का प्रिंसिपल ऐसे काम करता है कि ठीक है कि स्पीड अगर कोई फ्लूइड का ज़्यादा होता है तो प्रेशर वगैरह, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, और जब हाई प्रेशर होता है तो लो स्पीड हो जाता है, यानी लो स्पीड यानी हाई प्रेशर। ठीक है, तो यही सारा कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है बर्नौली का प्रिंसिपल। आपसे इतना क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बस क्वेश्चन देखिए कुछ कुछ बर्नौली के प्रिंसिपल पर जो आधारित है वहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो बर्नौली के प्रिंसिपल पर समझिएगा क्या क्या आधारित है। जैसे कि देखें हुए कोई अगर आंधी तूफान आता है तो कोई घर वगैरह में करकट वगैरह रहता है ना, ऊपर का जो छज्जा वगैरह, तो उड़ जाता है। ठीक है, ऊपर हिस्सा, तो बर्नौली के प्रिंसिपल पर है। दूसरी बात है, आप लोग देखे होंगे कि अब ट्रेन के पास कोई खड़ा रहता है तो उस ट्रेन उसको खींच लेता है। ठीक है, तो बर्नौली के प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है। ठीक है, बर्नौली के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। बात समझ में गया? और एरोप्लेन का जो टेक ऑफ होता है, बात समझिए, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। तो एरोप्लेन जब यहाँ से रनवे से, तो एरोप्लेन जहाँ रुकता है उसको रनवे बोलते हैं। ठीक है, तो रनवे से जहाँ उड़ान भरता है तो जब उड़ता है तो बर्नौली के प्रिंसिपल पर ही काम करता है वो चीज़। ठीक है, हेलीकॉप्टर जहाँ लोग रुकता है उसको हेलीपैड बोला जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा सा भी। तो ऊर्जा के जो है से संरक्षण पर आधारित है बर्नौली का प्रिंसिपल। तो ये सारा कुछ कुछ ही था, याद रखिएगा। मास का असाइनमेंट बताया था पिछले बार में भी, केजी होता है, मास चेंज नहीं होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या होता है? दाब का असाइनमेंट क्या होता है? दाब का असाइनमेंट पास्कल होता है ना, याद रखिएगा। दाब का असाइनमेंट पास्कल होता है, प्रेशर का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका पास्कल। ठीक है, एक तरह का पास्कल साइंटिस्ट थे तो उन्हीं के ऑनर में प्रेशर का यूनिट दे दिया गया। ठीक है, चलिए एरिया बढ़ाने पर प्रेशर घटता है ना, याद रखिएगा। ऑपोजिट रिलेशन है इन लोग दोनों में। बाकी मोमेंटम के बारे में जानते हैं ना, P = mv, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आता है। ठीक है, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स, तो ये लीनियर मोमेंटम है। तो इस सब कुछ कुछ डिस्कस कर दिया। बर्नौली का प्रिंसिपल याद देखिएगा, किस किस चीज़ पर काम करता है इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इस पर मतलब बर्नौली प्रिंसिपल पर कौन कौन चीज़ बेस्ड है, तो 3 चीज़ बता दिया, उसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? बात समझिएगा,
कौन सी रक्त वाहिका यानी कि विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, यानी कि फेफड़ा से हार्ट तक जो ले जाता है ब्लड, वो कौन है बताइए जरा। जनरली देखिएगा ना, ब्लड वेसल्स जनरली 3 तरह का होता है, एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, एक कैपिलरी होता है। ठीक है, चर्चा कर दूंगा अभी इसके बारे में, तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने दीजिए। तो 3 तरह का वेसल्स होता है। वेसल्स क्या होता है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा या महाधमनी, अंग्रेजी में पढ़िए थोड़ा। पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, पल्मोनरी वेन या आउटा, क्या है? तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। क्या होता है? फुफ्फुस शिरा जो है, जिसको पल्मोनरी वेन बोला जाता है, वही आपका जो है से क्या होता है, हृदय से, मतलब क्या बोला, फेफड़ा से जो है हृदय तक रक्त ले जाता है। साफ रक्त बोलेगा ना, साफ रक्त, तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिल गया है। तो आंसर आपका फुफ्फुस शिरा हो गया। फेफड़ा से हृदय तक यही साफ रक्त को ले लाता है पल्मोनरी वेन। आंसर समझ लीजिएगा, डिस्कस करेंगे और चीज़। पहले आइए हार्ट को देख लेते हैं। बात समझिएगा यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। यही आपका पल्मोनरी वेन है। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, देखिएगा। आयोटा क्या करता है समझिएगा। आयोटा जो होता है ना, से क्या करता है कि यहाँ से जो है से बहुत सारा चीज़ जो जब यहाँ से देखिए, ये पल्मोनरी वेन क्या किया, लंग यहाँ है, लंग से जो है से ऑक्सीनेटेड ब्लड ले आया यहाँ पे, और यहाँ से आकर हार्ट में क्यों लाता है, वहाँ से क्यों नहीं भेज देता है। पंपिंग का काम हार्ट का है, ठीक है, फेफड़ा का काम नहीं है, लंग का। ठीक है, तो पंपिंग होने के लिए यहाँ पे आता है, प्रेशर यहाँ पे लगता है। तो बात इसको समझिएगा, ठीक है। यह क्या होता है, तो यहाँ से आ गया, तो लाने का काम कौन किया, पल्मोनरी वेन किया। थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखिए क्या कौन किया, पल्मोनरी वेन किया। इसको लाने के काम यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है, जिसको आप लोग फुफ्फुस शिरा बोले, लाया। उसके बाद यहाँ से हार्ट में आया, ठीक है, और आता है लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से आयोटा के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, मतलब आयोटा के द्वारा फिर मतलब यहाँ से जो पल्मोनरी वेन इसको लेकर आया, ठीक है, पल्मोनरी वेन इसको लेकर आया, और यहाँ से जो है ना से ई है से लेकर जाता है, क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाता है उधर, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। उसके बाद इसको याद रखिएगा, और उसके बाद यहाँ से फिर दूसरा इधर आते हैं। समझिए, यहाँ पे एक आता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है समझिए, एक पल्मोनरी वेना कावा होता है। तो वेना कावा जो होता है इसे करता क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पे लाता है। क्या लाता है, यहाँ पे लाता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि लाने के बाद इसको जो है से पल्मोनरी जो आर्टरी है, वह जो है से क्या करता है, इसको जो है से यहाँ से ले जाता है लंग के पास। किसके पास ले जाता है, इसको जो है से लंग के पास ले जाता है, ठीक है, और लंग के पास ले जाकर इसको ऑक्सीनेटेड कर देता है। उसके बाद जो है से यहाँ से लाता है। तो बात समझ में आ गया, सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा ना। तो यहाँ से समझ लीजिएगा, हुआ क्या कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वेना कावा ब्लड लाया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से लाकर स्टोर किया, तो ऊपर में पंप किया। पल्मोनरी आर्टरी जो है से क्या किया, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाकर इसको फेफड़ा के पास ले गया। फेफड़ा के पास ले जाकर जो है से क्या किया, फेफड़ा के पास जब गया, यानी तो यहाँ से पल्मोनरी वेन काम किया, और वेन जो है से क्या किया, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलाया और वेन ला दिया यहाँ पे, और यहाँ से आयोटा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला गया। तो बात समझ में आ गया। तो यही सारा चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा वेना कावा आयोटा के बारे में, ठीक है, और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो यही सारा चीज़ है, देखिएगा हार्ट के बारे में। हार्ट टोटल 4 क्वेश्चन में लास्ट क्लास स्लाइड में ही बात किया था। और नॉर्मल जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, उसका वेट कितना होता है, लगभग 300 से 350 ग्राम कहा जाता है कि ह्यूमन का हार्ट का वेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कल बताया था ना, 0.5 से 8 ग्राम तक होता है, मटर के दाना जैसा दिखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं लास्ट ही क्लास में डिस्कस किया था उसको। तो हार्ट के बारे में देखिएगा, अच्छा से इसको समझ लीजिएगा कौन करता है, तो यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। यही आयोटा है ना, आयोटा जो है से ऑक्सीनेटेड ब्लड को, किधर है आयोटा गया, यही आयोटा जो है से ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। कन्फ्यूजन है क्या, कन्फ्यूजन है तो फिर से बता दूंगा, चलिए तो फिर से बता ही देता हूँ, बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। समझिए, पल्मोनरी वेन करता क्या है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, सबसे पहले बताता हूँ कि प्रोसेस होता कहाँ से है। पहले ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड है, उसको लाया वेना कावा, जिसमें एक अशुद्ध रक्त है, क्या है, अशुद्ध रक्त है, तो यहाँ पे लाया। उसके बाद जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको लंग के पास भेज दिया। क्या किया, लंग के पास भेज दिया, ताकि इसका क्या हो, इसमें ऑक्सीजन मिल सके। जब ऑक्सीजन मिल गया तो इसको लाने का काम किया पल्मोनरी वेन। क्या किया, पल्मोनरी वेन। और उसके बाद जब यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, तो ये आयोटा जो है इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज दिया। फिर से बात में समझ गया, तो यही महाधमनी का काम होता है। तो बात समझ में आ गया, तो यही चीज़ होता है, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए यहाँ पे 3 तरह का ब्लड वेसल के बारे में बात किया था अभी मैं, 3 तरह का ब्लड वेसल्स के बारे में बात किया था, तो इसको देख लीजिएगा। एक होता है आर्टरी होता है, एक तरह का वेन होता है, एक तरह का कैपिलरी होता है। आर्टरी जो होता है ब्लड को अवे ला जाने के काम करता है, याद है ना, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाता है, और वेन लाने का काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। और कैपिलरी दोनों को एक पतला तार जैसा नली होता है ना, उसको कैपिलरी बोलते हैं, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाला। आर्टरी में जो होता है ना, आर्टरी में और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, आपको मालूम है, तो वेन में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है आर्टरी की तुलना में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फुफ्फुस सीरा यानी कि पल्मोनरी वेन आपका आंसर हो जाएगा। लंग से जो है से हार्ट तक लाने का काम यही करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये सारा हो गया, बाकी समझ में आ गया होगा तो स्माइल कीजिए भाई। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक दे दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोग के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि प्लेलिस्ट में जो है से आप कितना मैं अरेंज करके सब चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।